आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक हमारा फार्म इन इंडिया। और ये वाला जो टॉपिक है आपका किस मेन टॉपिक के अंदर आता है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे और यूएसए के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के फार्मर और यूएसए के फार्मर किस प्रकार से खेती करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा। लिखा हुआ है इंडिया के फार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली एक कहानी है। पहले आपको कहानी सुनने को मिलेगा और आप इस चीज़ से रिलेट भी करते चलिएगा कि इंडियन के फार्मर किस प्रकार से खेती को करते हैं। ठीक है, देखिए देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला है जिसका नाम क्या है? गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। और गाजीपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है हमारा आदिलाबाद। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। स्टेट आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। स्टेट हमारा अलग अलग जिलों में होता है ना, यानी कि मान लीजिए जैसे हमारा ये बिहार है तो बिहार में टोटल जिला कितना है? 38 जिला है, यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग जिला कहते हैं, वो है गाजीपुर। और गाजीपुर के अंदर यानी कि उस जिला में, उस जिला के अंदर आपका एक गाँव है छोटा सा, उसको हम लोग, उसका क्या नाम है? आदिलाबाद है। तो आदिलाबाद गांव का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। इन दिस विलेज मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। तो आदिलाबाद गांव में, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, उस आदिलाबाद गांव में एक मुन्ना लाल नाम का एक छोटा सा फार्मर है, यानी कि किसान है छोटा सा। उसके पास जमीन कितना है? 1.5 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, बिल्कुल कहानी है, कहानी की तरह हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आदिलाबाद में एक मुन्ना लाल नाम का एक छोटा सा किसान है। उसके पास टोटल लैंड कितना है अपना? 1.5 हेक्टेयर है। ठीक है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ईयर। अब चूंकि उसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है तो उस जमीन के ऊपर वो फसल करने के लिए ना मार्केट में हर साल मार्केट में जाता है हर साल, और मार्केट से HYV सीड्स खरीद के लेके आ जाता है, यानी कि वो सीड्स जो कि फसल बहुत ही अच्छा देता है। ठीक है, लेके खरीद के आ जाता है घर अपना। उसके बाद ही हैज फर्टाइल लैंड एंड ही ग्रोज 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर राइस एंड पल्सेस। इसका जो लैंड है ना 1.5 हेक्टेयर, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यानी कि बहुत ही उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन है और वो क्या करता है? उसी उपजाऊ जमीन पे 2 प्रकार का क्रॉप उगाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 हेक्टेयर है तो उसको 2 अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड कर देता है। एक हिस्से में वो उगाता है अपना राइस और दूसरे हिस्से में उगाता है पल्सेस, यानी कि चावल और दाल। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो अपने खेत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्से में राइस और एक हिस्से में पल्सेस वो उगाता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड। अपने खेत को जोतने के लिए, अपने खेत का जुताई करने के लिए वो जो है ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स और प्लोइंग, ब्लॉक्स फॉर प्लोइंग। तो हालांकि मुन्ना लाल अपने खेत के जोताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है ना, लेकिन इसके कुछ फ्रेंड्स हैं मुन्ना लाल के जो कि आज भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करके, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो कि बरसों से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हल चलाना। हल में क्या होता है? बेसिकली 2 गो बैल होता है, बीच में हल होता है और उसके पीछे एक आदमी होता है जो कि उसको ऑपरेट करता है, चलाता है। तो उसके कुछ फ्रेंड्स आज भी जो हैं हल को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फार्मर का बात हो रहा है, कहाँ का? आदिलाबाद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देयर इज अ ट्यूब वेल नियर बाय हिज फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। इसके जमीन के बगल में ना एक छोटा सा ना ट्यूब वेल है। अच्छा, यहाँ पे ना वेल यानी कि कुआं 2 प्रकार का होता है, एक ट्यूब वेल और एक डग वेल। ट्यूब वेल क्या होता है पहले इसके बारे में जानिए। ट्यूब वेल में बेसिकली हम लोग जो है ना मोटर के थ्रू पानी निकालते हैं, यानी कि पाइप, हम जैसे आपका घर, आपके घर में टंकी लगा हुआ है, टंकी में पानी कहाँ से आ रहा है? मोटर से। और मोटर का पाइप कहाँ से जुड़ा हुआ है? आपके जमीन के नीचे से। तो छोटा सा पाइप आपने जमीन के नीचे डाला है बहुत नीचे तक, उससे पानी आपका आता है जब आप मोटर को ऑन करते हैं तो वो हो गया आपका ट्यूब वेल। ट्यूब वेल। लेकिन डग वेल क्या होता है? आपने गाँव में देखा होगा, बहुत बड़ा कुआं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डग वेल। बहुत बड़ा खुला हुआ रहता है, उसके नीचे पानी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं डग वेल। तो यहाँ पे डग वेल नहीं है, यहाँ पे ट्यूब वेल है, जहाँ पे कि
बहुत छोटा सा पाइप, पतला वाला पाइप अंदर जमीन के नीचे गाड़ा गया होगा और मोटर चला के उसे पानी निकालता होगा। तो इसके खेत के बगल में बेसिकली ट्यूब वेल है, जहाँ से कि ये अपना खेत में पानी से सिंचाई करता है। और ये ट्यूब वेल ना ये रेंट पे लिया हुआ है, यानी कि इसके बदले में इसको पैसा देना पड़ेगा जिसका होगा। ठीक है, आगे। ऑल्सो मुन्ना लाल हैज 2 बफेलोज एंड फ्यू हेन्स। मुन्ना लाल तो अपना खेती करता ही है, लेकिन इसके पास अपना अलग से जो है ना 2 गो बफेलो भी है। बफेलो मतलब भैंस, 2 भैंस भी है अपने इसके पास, और कुछ मुर्गी भी है इसके पास। ठीक है, क्योंकि फार्मर है तो ये सब तो लगा रहता है। किसान के पास खेत होना, मुर्गी होना, बकरी होना, गाय भैंस बैल ये सब होना आम बात है ना। आगे, ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। अब चूंकि इसके पास भैंस है तो उस भैंस से ये दूध निकाल के कहाँ पे बेचता है? कोऑपरेटिव स्टोर पे। अब कोऑपरेटिव स्टोर क्या होता है देखिए, कोऑपरेटिव स्टोर बेसिकली एक ऐसा दुकान होता है जो कि कोई एक आदमी नहीं चलाता है, 3-4 आदमी मिल के चलाता है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव स्टोर। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा दुकान जो कि कोई एक आदमी नहीं 2-3 आदमी मिल के चलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव स्टोर। तो उसके गांव के बगल में उसका शहर है। कौन सा शहर भाई? गाजीपुर। उसका जिला है तो शहर उसका वही हुआ। तो उसके गांव के बगल में ही उसका शहर है, तो वहां पे वो अपने दूधों को लेके जाता है, और जो आदमी वहां पे बैठे हुए हैं दुकान पे दूध खरीदने के लिए, वो उसके दूध को खरीद लेता है। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट मिल जाता होगा, पैसा मिल जाता होगा। आगे बढ़ते हैं फिर आगे। ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइसेस हिम ऑन वेरियस मैटर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मुन्ना लाल जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है देखिए, गांव में ना कुछ लोगों का ग्रुप, और वो ग्रुप बेसिकली क्या करता है? कुछ पैसे इकट्ठे करना या फिर किसी मुद्दे पे बात करना, उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वो कुछ लोग मिलके किसी एक काम को अच्छी तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, उसमें लगभग 15 आदमी का एक ग्रुप है, और वो क्या करते हैं, वो ना 15 आदमी हर एक महीना हर एक आदमी 100 रुपये जमा करता है। तो बताइए एक महीने में कितना रुपया होगा? 1500 रुपया हो गया ना। अगले महीने फिर जमा करेगा, तो बार बार हर एक महीने वो एक 100 रुपया जमा कर करके अपने पैसे को इकट्ठा करता है। अब एक समय ऐसा आता है जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस पैसे को वो लोग किस रूप में इस्तेमाल करेंगे मालूम है? जैसे उन्हीं 15 मेंबर में से किसी को जब पैसे का जरूरत पड़ गया उसको पैसा दे देगा, या फिर मान लीजिए किसी को अपनी बेटी का शादी करना है तो वो अपना शादी कर लेगा। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप और वो लोग मिल के किसी एक काम को करते हैं। जैसे कि इन्होंने पैसा इकट्ठा किया 15 लोग मिल के, और इस पैसे का वो लोग हमेशा क्या करते हैं? किसी को लोन पे दे देना, किसी के बेटे का शादी है तो उसको पैसा दे देना। क्या फ्री में? नहीं, बाद में उसको लेगा भी, बाद में उसको इंटरेस्ट के साथ लेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है? एक ग्रुप ऑफ लोगों का, यानी कि लोगों का ग्रुप है बस, ठीक है, जो कि किसी एक खास काम को करते हैं। तो उसी ग्रुप का जो है ना मुन्ना लाल भी क्या है? एक मेंबर है। ठीक है, और उसके ग्रुप के लोग मुन्ना लाल को समय समय पर एडवाइस देते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि भाई ऐसा खेती करना चाहिए, ऐसे खेती करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का मतलब एडवाइस जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उसको वो देते रहते हैं। आगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटी। तो मुन्ना लाल अपने खेत में जो भी काम करते हैं, उस काम में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है लेबर का, तो लेबर के तौर पे वो बेसिकली अपने ही घर के लोगों का इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि उसके घर के लोग उसको कोऑपरेट करते हैं, उसके कामों में उसको मदद करते हैं। आगे, समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट मतलब लोन फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो बहुत बार कभी कभी होना है ना, मुन्ना लाल को पैसा का जरूरत पड़ जाता है इमरजेंसी के तौर पे, तो ये क्या करता है? जाता है बैंक के पास, बैंक से ये क्या कर लेता है? लोन ले लेता है। या तो ये बैंक से लोन लेता है या तो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से, मतलब कि बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जैसा कि हमने आपको अभी कहा कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वो लोग कुछ पैसे को इकट्ठा करते हैं और उसी से जाके वो अपना पैसा ले लेता है। और चूंकि मुन्ना लाल भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो उसको आसानी से लोन मिल जाता होगा, है ना। तो ये बेसिकली अपने खेती को करने के लिए, HYV सीड्स को खरीदने के लिए, या फिर किसी इम्प्लीमेंट जैसे कुदाल, फावड़ा, है ना, भाला, या फिर फर्टिलाइजर, वीड्स, इस प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए ये लोन लेता है बेसिकली। ठीक है, आगे उसके बाद ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन।
और लास्टली जब इसका फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज पैक कर लेने के बाद ये जाके अपने फसल को मार्केट में बेच देता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मंडी कहते हैं। और जब वहाँ पे बेचता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है ना। तो ये बेसिकली एक कहानी था, किसके बारे में, मुन्ना लाल के बारे में, कि वो कहाँ रहता है, उसके फैमिली का कंडीशन क्या है ना, वो कैसे खेती करता है, उसके पास गाय कितने हैं, भैंस कितने हैं, ये सब कुछ उसका कहानी था। तो बेसिकली ये आपको बताया ये जा रहा है कि एक इंडियन फार्मर किस प्रकार से अपने फार्मिंग को करता है, किस प्रकार का उसका दिनचर्या होता है, किस प्रकार का जीवन उसका बीतता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन अगले वाले क्लास से हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक यूएसए का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आदमी किस प्रकार से खेती को करता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और आप इन दोनों को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएंगे कि इंडिया के खेती में और यूएसए के खेती के करने के तरीके में धरती आसमान का फर्क है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।